Hello students, in this video we are going to talk about chapter light of physics in 10th class, and we have done 2 videos already in this session. In the previous videos we did the ray diagrams, how to draw the ray diagrams of lenses and mirrors, and we had also done the mirror formula and the lens formula along with the sign conventions. So in this video I will be doing a little bit of theory portion which is left, so that you people have a fair idea theoretically what you people have to do, and I will be doing certain numericals, one of each type, so that you get an idea how to do these questions also. So first of all, in my previous video I had told you what is light and what are the two phenomena which take place during light. ठीक है, so उसको recapitulate करते हुए जो light है, it is a form of energy and it undergoes two phenomena. One is called as reflection and the other is called as refraction. So जो reflection होता है, that is of two types. It is regular and irregular. Irregular is also called as diffused, and regular reflection is simply the regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है जब एक पैरेलल बीम आके किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो भी एक पैरेलल बीम के उसमें जाते हैं. और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें नॉर्मली हम अपना रिफ्लेक्शन या हम इमेज अपनी देख सकते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ irregular reflection takes place on an irregular surface. Light comes as a parallel beam, but because it strikes every surface at a different angle of incidence, so angle of reflection is also different and the light goes back as a scattered beam. तो ये जो scattered beam है, इससे आपको image नहीं मिलती है, अपना reflection नहीं मिलता है, बल्कि ये अपने इर्द गिर्द के एरिया को इल्यूमिनेट कर देती है. इल्यूमिनेट का मतलब ये है कि ये जिस भी चीज़ पे लाइट स्ट्राइक करती है वहाँ से ये फैल जाती है, और उसी वजह से ये होता है कि हमें आसपास का एरिया जो है वो हमें विजिबल हो जाता है. जैसे कि सुबह जब सूरज निकलता है तो सूरज आपकी खिड़की में आए ना आए, लेकिन आपके खिड़की के इर्द गिर्द उजाला हो जाता है. उसका रीज़न ये है कि सूरज की किरणें जब भी किसी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि वो जो सरफेस है वो इरेगुलर है, तो वहाँ से वो स्कैटर कर जाएंगी. क्योंकि लाइट स्कैटर करेगी वहाँ पर, तो इट विल इल्यूमिनेट द एरिया अराउंड इट. तो आपके कमरे के अंदर सूरज की रोशनी ना आते हुए भी, आपके घर के गार्डन के अंदर सूरज की रोशनी डायरेक्टली रेज ना भी आती हों, लेकिन फिर भी आपको वो जो एरिया है उसमें आपको लाइट नज़र आती है, बिकॉज दैट लाइट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सम कॉर्नर ऑफ द एरिया अराउंड यू वेयर द रेज ऑफ द सन हैव स्ट्राइक. सो उसी तरह अगर आप एक कमरे के अंदर अगर आप टॉर्च की लाइट लेके जाते हो, तो टॉर्च की लाइट जब दीवारों के साथ में टकराती है तो उसके बाद में पूरा जो कमरा है उसके अंदर हल्की हल्की लाइट हमको नज़र आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आफ्टर स्ट्राइकिंग द surface of the wall which is rough, the light gets scattered and it illuminates the area around that wall. So because of that we are able to see things. So regular reflection और irregular reflection में difference यही है कि एक smooth में है, एक irregular से है, एक में parallel beam reflect होती है, एक में light scatter करती है, एक में हमें image मिलती है और दूसरे में light scatter करके अपने area को अपने इर्द गिर्द illuminate कर देती है. So after reflection then comes the lenses, mirrors. मिरर्स के अंदर आपके 3 तरीके के मिरर होता है. एक प्लेन मिरर, एक आपका होता है कन्वेक्स मिरर, और एक होता है कनकेव मिरर. तो जो प्लेन मिरर है, सबसे पहले तो एक मिरर इज लाइक अ ग्लास, जिसकी एक तरफ पे हम सिल्वर का कोई भी एक कंपाउंड जो होता है उसका हम कोट कर देते हैं. तो इस तरफ से हमें वो चीज़ जो है, लाइट जब इधर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी. तो जिस तरफ पॉलिश होती है उस एरिया को हम इस तरीके से दिखाते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि अगर एक लाइन में अगर मैंने इस तरफ लाइनें बनाई हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड पे पॉलिश है, और जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरफ से उसकी दूसरी तरफ से होगा. तो आपका जो मिरर है वो एक प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो आपकी होती है
इरेक्ट, वर्चुअल और ऑफ द सेम साइज। और इसकी पूरी डिटेल्स हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर की थी। सेम साइज और ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। कन्वेक्स मिरर, अगर मैं एक स्फेरिकल मिरर लेती हूँ और इस स्फेरिकल मिरर में अगर मैं ये वाला सेक्शन काटूँ, ठीक है, और ये वाला सेक्शन काटूँ, अगर ये वाला सेक्शन काट के यहाँ पर मैं पॉलिश कर देती हूँ तो ये आपका जो मिरर बनेगा ये आपका कनकेव मिरर बनेगा। पॉलिश यहाँ पर होगी और लाइट इधर से आके इधर को रिफ्लेक्ट होगी। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और वो इसलिए बोलते हैं कि अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिरर को कंसिडर करूँ एंड दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक पॉइंट सी होता है विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अगर ये स्फेयर है, इस स्फेयर में से ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है तो इस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इस मिरर का। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। वो स्फेयर जिसको काट कर मिरर बना है, उस स्फेयर का जो एक्चुअल सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से लेकर यहाँ तक जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे काटता है मिरर को, उसको हम पोल बोलते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पी। और सी और पी का जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, दूसरी रे अगर आएगी वो भी रिफ्लेक्ट करके सेम पॉइंट में से गुजरती हुई जाएगी, यहाँ से जो रे आएगी वो भी रिफ्लेक्ट बैक करके सेम पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी। तो ये जो रेज हैं दे आर ऑल मीटिंग एट वन पॉइंट एंड द पॉइंट वेयर द रेज कन्वर्ज और दे कलेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग पॉइंट और द फोकस ऑफ द मिरर। इसको अगर हम थोड़ा सा उसमें बनाएं, बड़ा करके बनाएं, तो हम इजीली देख सकते हैं कि अगर मैं, ये आपका मिरर है, मिरर बना के करने का तरीका मैंने बताया है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज योर पोल, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस पॉइंट, यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद पॉइंट आई, यहाँ से भी जो रे आई वो भी रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी पॉइंट से गुजरी। सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द focus of the mirror. So focus of the mirror is the point where all rays converge. सब rays एक ही point पे converge करती हैं after reflection and this point is called as the focus of the mirror. ठीक है, और देखा ये क्या है कि जो focus of the mirror होता है वो center of curvature से या radius of curvature के आधे डिस्टेंस पे होता है। मतलब अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर है तो फोकस हमेशा 5 सेंटीमीटर के ऊपर होगा। तो आधे रास्ते में रेडियस का हाफ पे हमेशा आपको फोकस मिलेगा किसी भी कन्वेक्स मिरर का या कनकेव मिरर का। तो जो फोकल लेंथ होती है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। तो पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज द पोल और फोकस के बीच की लेंथ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि इसका आधा होता है। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। सो दिस वाज अबाउट कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और हमने इसकी डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जो फिगर्स हैं वो कैसे बनती हैं वो हमने पहले वीडियो के अंदर किया था। अब इस पार्ट के अंदर आपको जो आपका रिफ्लेक्शन पार्ट है उसके अंदर जो चीज़ें आपको लर्न करनी है वो है सारी डेफिनेशंस कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, उसका डायग्राम, रे डायग्राम करना है, और जो तुम्हारा कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है उन सारे मिरर्स के रे डायग्राम्स को अच्छे से करना है। और उनको करने के बाद में आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पर जब भी आप रे डायग्राम्स बनाएंगे वहाँ पर आपको पूछा क्या है या नहीं पूछा क्या है, आपने उस रे डायग्राम में इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी ही लिखनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, अगर आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो ठीक होंगे तो आपका रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो मेजरमेंट्स लेने के लिए अगर मैंने आपको पिछले डायग्राम में ये बोला कि 1.5 इंच का लेना, तो 1.5 इंच मीन्स 1.5 इंच। आप थोड़ा सा भी पॉइंट इधर उधर नहीं कर सकते हो बिकॉज वो आपके इवेंचुअली
रे डायग्राम के ऊपर असर करेगा और आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं बनेगी, जिससे आपका रे डायग्राम गलत हो सकता है। और तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है जब भी आप रे डायग्राम्स बनाते हैं, और वो ये है कि जो मिरर के पॉइंट्स हैं या उसका जो रिफ्लेक्शन है उसको आपने अच्छे से मार्क करना है और हर रे का एरो बनाना है। अगर आप एरोज नहीं बनाओगे, आपका डायग्राम सब कुछ ठीक होते हुए भी, करेक्टरिस्टिक लिखे हुए भी वो गलत कर देंगे, बिकॉज जो एरोज है वो बेसिकली बता रहे हैं कि रे कहाँ से आ रही है और रे ने कहाँ पर जाना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक रखने हैं, मिरर का कहाँ पे पॉलिश हुई है वो दिखाना है, और एरोज जरूर बनाने हैं, और करेक्टरिस्टिक्स भी इमेज की बतानी है। पूछी है नहीं पूछी है, आपने वहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट भी क्या है, 4 वर्ड्स लिखने हैं, इरेक्ट, वर्चुअल, बिटवीन सी एंड एफ, एंड डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है, ठीक है। So this was the basics or the information that I wanted to tell you about the ray diagrams. Now फिर आपको कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर्स की सारे यूजेस करने हैं। यूजेस का मतलब ये है कि अगर एक शेविंग मिरर है उसमें कौन सा हम लोग मिरर यूज़ करेंगे, एक डेंटिस्ट जो का जो होता है वो किसको देखता है, एक ENT वाले के माथे के ऊपर आपने देखा होगा गोल सा शीशा लगा के वो आपके गले के ऊपर लाइट डालता है, तो वो उसमें कौन सा मिरर लगता है, आपकी बैक रियर व्यू मिरर्स में कौन सा मिरर लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेडलाइट्स जो गाड़ी की होती हैं उनमें कौन सा मिरर लगता है, तो ये मिरर्स याद रखने हैं कौन से हैं, प्लस आपको ये बताना है कि उसका रीज़न क्या है, कि कोई जो है वो लाइट को फोकस कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, कोई जो है वो आपको एनलार्ज्ड इमेज दिखा रहा है, तो वहाँ पे रीजंस भी लिखे हुए हैं। तो जब भी आप इनको मेमोराइज करें तो आपने ये सब चीज़ें भी मेमोराइज साथ के साथ करनी है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द साइन कन्वेंशन एंड द न्यूमेरिकल्स। एंड साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स मैं एक बार दोबारा करके एक न्यूमेरिकल में कन्वेक्स मिरर का और एक में कनकेव मिरर का न्यूमेरिकल अभी साथ के साथ आपको करके दिखा दूंगी, एंड देन आई विल शिफ्ट ऑन टू द ग्लास स्लैब और डिफ्रैक्शन के ऊपर हम शिफ्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर अगर ये हम आपका मिरर लेते हैं और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपने इसको कार्टेशियन प्लेन के साथ में देखना है। कार्टेशियन प्लेन में अब आपका जो मिरर है, अगर उसकी पॉलिश यहाँ पर है, आपने F यहाँ पे लिया है और आपने C इधर लिया है, ठीक है। तो सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे खड़ा है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सपोज करो आपकी इमेज यहाँ बनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज कॉल्ड एज द इमेज डिस्टेंस, और उसको हम V से डिनोट करते हैं। और फोकस और मिरर के पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या लेते हैं, फोकल लेंथ, या F से हम उसको कनोट करते हैं। अब अगर आपने ये इसको Y एक्सिस और इसको X एक्सिस के से कंपेयर करते हैं, तो आपका U क्योंकि इस तरफ को है, तो आपने U की वैल्यू को नेगेटिव लेना है, और ये मैं आपको बता रही हूँ कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। U आपका नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी वैल्यू -10 या -20 जो भी होगा वो माइनस में आएगी, क्योंकि इट इज़ ऑन दिस साइड ऑफ द Y एक्सिस। फिर उसके बाद आपका V जो होगा, क्योंकि इमेज इधर को बन रही है तो V नेगेटिव ले लोगे, और कभी इमेज अगर इधर बनती है तो आप उस टाइम पे V को पॉजिटिव ले लोगे। और F क्योंकि हमेशा फोकस इधर को ही होगा, तो दिस विल बी अ positive, this will focus will always be, a focal length will also always be taken to be negative, and this is for what, concave mirror। अब अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, तो कन्वेक्स मिरर का जो है, तो उसमें ऑब्जेक्ट यहाँ होता है लेकिन उसका फोकस इधर को बनता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको मिरर को बनाते हो तो ये मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, और जब रे यहाँ पे आके टकराएगी तो टकराने के बाद वो इस तरीके से डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है। अब जब मैं इस रे को पीछे को खींचूंगी तो आपकी जो फोकस है वो इधर आके बनेगा, क्योंकि जहाँ रे जाके प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, दैट पॉइंट विल बी द फोकस।
तो ये आपका फोकस बनेगा। अब क्योंकि फोकस खुद नहीं बना, मैंने उसको एक्सटेंड करके बनाया, इसलिए आपका जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है। और फिर आपने जो दूसरी रे बनानी थी वो आपने कैसे बनानी थी, ऑब्जेक्ट सपोज करो आपका इधर है, तो यहाँ से वो रे जो है वो सी में से पास करती है। तो आपकी इमेज यहाँ पर बननी है, इसके लिए आप अपना पुराना वीडियो देख सकते हो। तो क्योंकि आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है तो आपका जो फोकस है वो भी आपका वर्चुअल है। अब ये डायग्राम मैंने उल्टा बनाया है, इसको फिर से सीधा अगर मैं बनाती हूँ, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। जो पॉलिश है वो इस तरफ है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट है, रे यहाँ से जाके क्या करेगी, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जब मैं इसको पीछे को एक्सटेंड करूँगी तो वो इस पॉइंट पे आके प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी, और ये पॉइंट हमारा फोकस बनेगा। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सी, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस आपने यहाँ लेना है। अब जब यहाँ में से जो दूसरी रे है वो हमने बोला था हमेशा सी में से पास करेगी, तो जब सी में से वो रे पास करती है तो यहाँ आपकी बन जाती है इमेज। तो आपका फोकस जो है वो भी पॉजिटिव साइड की तरफ है, आपका जो V है वो भी आपका पॉजिटिव साइड है, और जो आपका U है वो आपका नेगेटिव है। तो न्यूमेरिकल करते हुए आपको देखना है, और कई बार न्यूमेरिकल में आपको ये नहीं दिया होता कि आपका मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा जजमेंट लगानी पड़ती है। अगर कन्वर्जिंग मिरर लिखा है तो वहाँ आप कनकेव मिरर ले लोगे, अगर डाइवर्जिंग दिया है तो वहाँ आप कन्वेक्स लोगे। एक और चीज़ मैं आपको बतानी चाहूँगी कि अगर आप एक मिरर के, आपके सामने 3 मिरर रख दिए गए हैं, प्लेन मिरर, कन्वेक्स और कनकेव, और इन तीनों मिरर्स को बिना टच किए हुए आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा कन्वेक्स है, कौन सा कनकेव है और कौन सा प्लेन है। उस केस में अगर आपकी इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनती है उस टाइम पे आपका मिरर है प्लेन। अगर आपकी इरेक्ट लेकिन एनलार्ज्ड इमेज बनती है तो आपका मिरर है कनकेव, और अगर आपकी इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है तो आपका मिरर है कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो फिगर है या जो इमेज है वो हमेशा ही छोटी बनती है। तो बिना देखे हुए आपको ये पता लग जाता है कि आपका अगर सेम साइज़ की इमेज है तो प्लेन हो सकता है, इरेक्ट, क्योंकि इसमें तो इन्वर्टेड भी बनती है ना आपके कनकेव मिरर में, तो हम सिर्फ इरेक्ट लेते हैं, और आपके कनकेव मिरर में इरेक्ट बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो हमने इस तरीके से ये इमेजेस बनाई थी, तो पीछे को ले जाके हम यहाँ पर इमेज बनाते हैं, और वो इमेज इरेक्ट और एनलार्ज्ड होती है। तो अगर आपकी इमेज इरेक्ट और एनलार्ज्ड है तो आपका कनकेव मिरर है, अगर आपकी इमेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड है, हमेशा डिमिनिश्ड होती है फॉर कन्वेक्स मिरर। सो इस तरीके से आपको पता लग जाता है। और न्यूमेरिकल में भी फिर अगर आप अपने साइज़ वगैरह अपना वहाँ पे देखते हो कि इमेज का साइज़ बड़ा है या छोटा है, इरेक्ट के साथ अगर डिमिनिश्ड है, तो आपको एक जजमेंट हो जाती है कि ये मिरर जो है कनकेव है, कन्वेक्स मिरर है, सॉरी। बिकॉज कई बार क्या होता है आपको जजमेंट करनी पड़ती है, कि जजमेंट मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि बताओ ये मिरर जो है वो इमेज बना रहा है, वो इमेज जो होगी वो जो मिरर है वो कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा। अच्छा, अब ये है कि हमने करना है मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। ये फार्मूला इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को आपस में करता है कनेक्ट। दूसरा, 2 चीज़ें अगर दी है, तीसरी आप आराम से निकाल सकते हो। और यहाँ पे v, u और f की वैल्यूज़ लिखने के टाइम पे आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये है कि मैग्नीफिकेशन एक और फॉर्मूला देती है। मैग्नीफिकेशन बेसिकली होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द height of the object, and this is also equal to -v/u। तो कई न्यूमेरिकल्स में आपको v/u अगर डायरेक्टली नहीं दिया है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज दिया है, उससे भी आप v और u की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई विल डू वन न्यूमेरिकल फॉर कनकेव मिरर एंड वन फॉर कन्वेक्स मिरर, ठीक है।
तो कनकेव मिरर के लिए अगर हम न्यूमेरिकल्स देखें तो पहला अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे लिखते जाओ कि आपको क्या दिया है। 4.5 सेंटीमीटर नीडल का मतलब ये है कि हमें हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है नीडल है उसकी हाइट हमें दी है 4.5 सेंटीमीटर। इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो पहले तो यहाँ पे लिख दो कन्वेक्स मिरर है ताकि आपको पता रहे कि मिरर कौन सा है। उसके बाद उसने बोला 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, मतलब जो यू है वो 12 सेंटीमीटर है। अब यू चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है तो आप इसके आगे हमेशा माइनस साइन लगा दोगे। वी और एफ का साइन चेंज हो सकते हैं लेकिन यू का साइन हमेशा नेगेटिव ही लेना है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपने अपनी जज कॉमन सेंस लगानी है क्योंकि आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है और कन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो इस तरफ होती है, तो यहाँ पर आपको जो फोकल लेंथ है उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हमें इसकी v निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालनी है, राइट। ओके, सो नाउ v के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपका जो v है दैट इज उसको निकालना है, देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/f कितना है आपका 15 माइनस 1/-12 यहाँ लगाना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 1/15 प्लस 1/12। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विल कम आउट टू बी इक्वल टू 60। सो दिस विल बी 4 + 5 विच इज 9/60, ठीक है। अब 9/60 है हमारा 1/v, तो v क्या हो जाएगा 60/9। तो हमारा इमेज डिस्टेंस जो होगा वो रफली इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। अब उसने बोला मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन होती है -v/u, क्योंकि आपको h दिया है तो h1 दिया है, h2 नहीं दिया, तो आप v और u की वैल्यू लगाओगे। अब v था हमारा 6.7, सो -6.7, u था हमारा व्हाट 12, सो u वॉज 12 और u क्योंकि हमने शुरू में ही माइनस लिया है तो यहाँ पर भी u माइनस में लिखेंगे। तो आपकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो रफली 0.558 होगी। तो इससे आपने मैग्निफिकेशन को इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं जहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज दिया है और हमको u v सब कुछ कैलकुलेट करना है। सो उसमें लिखा है कि एक कन्वर्जिंग मिरर है। अब कन्वर्जिंग मिरर में हमें पता है कि आपका मिरर कौन सा होगा, कनकेव मिरर। तो पहले साइड में कनकेव मिरर लिख दो, ठीक है। वो बोलता है इट फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। हाइट मतलब इमेज की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। बिफोर आई प्रोसीड, अब क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, जब आपकी रियल इमेज बनती है तो वो इन्वर्टेड होती है ना, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर हम जो हाइट है वो है -4 क्योंकि रियल, और उसके बाद क्योंकि रियल है तो आपकी अगर मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो इस कार्टेशियन प्लेन में जो इमेज है क्योंकि वो नीचे की तरफ बन रही है तो यहाँ जो v है मतलब जो y का वैल्यू है वो नेगेटिव होती है ना इस तरफ। तो अगर आपकी रियल इमेज बनती है तो आपने जो वैल्यू लेनी है इमेज की वो नेगेटिव लेनी है। तो अगर इमेज यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर दे रहा है तो क्योंकि आपकी इमेज रियल है तो इसलिए हम यहाँ पे -4 लगाएंगे, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर।
तो u जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और क्योंकि मैंने बोला u हमेशा नेगेटिव लेना है तो यहाँ पर भी आप u को नेगेटिव ले लोगे। इन पूरे न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन प्लस माइनस की वजह से मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो छोटी छोटी ट्रिक्स और छोटे छोटे पॉइंट्स को आपके दिमाग के अंदर रखना है। सो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। अब आपको v भी निकालना है और आपको फोकल लेंथ भी निकालनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपना फॉर्मूला देखते हो, दैट इज़ 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको f भी निकालना है, v भी निकालना है, तो दो देंगे चीज़ें तो तीसरी निकाल सकते हो, एक चीज़ से आप दो चीज़ें नहीं निकाल सकते हो। तो उस केस में हम मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो हम यहाँ hi हमारे पास है, तो हम यहाँ लिखेंगे -4/1 इज इक्वल टू -v की हमने वैल्यू निकालनी है और u की हमारे पास वैल्यू है -20। तो v आपका आ जाता है -4 × 20 विच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर माइनस। ठीक है, तो अब आपके पास v आ गया और आप f निकाल सकते हो। सो 1/-80 प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/f। तो 80 एलसीएम लिया, -1 -4 इज इक्वल टू 1/f। दिस विल बी -5/80 विच इज रफली -16 सेंटीमीटर। तो आपका जो v आएगा, जो तुम्हारा f आएगा वो -16 सेंटीमीटर आएगा। ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपकी प्रदीप की रिफ्रेशर में दिए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 मैंने आपको करके दिया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू द कन्वेक्स एंड कनकेव न्यूमेरिकल्स। साइंस के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है तो न्यूमेरिकल्स अपने आप हो जाते हैं। एंड इफ़ यू डू 10 न्यूमेरिकल्स इन अ रो, एक साथ में अगर आप 10 न्यूमेरिकल्स करते हो ना, आपको बड़े अच्छे से ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाते हैं और फिर ये नॉर्मली भूलते नहीं हैं अगर आप थोड़ा सा अटेंटिवली न्यूमेरिकल्स को करो। नाउ वी मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैड नॉट डन इन द अर्लियर वीडियोज़, और उसमें हमने करना है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट when it moves from one medium to another। अब इसको समझाने के लिए मैं ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करूंगी। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है, अगर मैं आपके सामने ये पानी की बोतल रखती हूँ, तो इस पानी की बोतल में से अगर मैं लाइट यहाँ से जा रही है और दूसरी तरफ से निकल रही है, तो लाइट यहाँ से जा रही है मतलब यहाँ पर हवा है, यहाँ पर हवा है। प्लास्टिक की बोतल एक मीडियम या एक मटेरियल बनता है, अंदर पड़ा हुआ पानी दूसरा मटेरियल बनता है। और जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जो लाइट है वो बेंड कर जाएगी। वो नॉर्मली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट विल बेंड बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट चेंजेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एयर एक रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम मतलब है कि एक पतला मीडियम है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। और अगर आप खुद को एक रूम में देखो जहाँ पर कि कम कुर्सियाँ हैं, तो वहाँ आप आराम से एक सीधे रास्ते में चल सकते हो। लेकिन अगर आप एक कुर्सियों से भरे हुए कमरे में से आपको पास करना है, तो आपकी एक तो स्पीड कम हो जाएगी बिकॉज आपको एक मतलब रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, और दूसरा आपको एक जिगजैग पाथ या आपका जो पाथ है वो नॉर्मल ना होकर चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल डेली लाइफ से दूं, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ एप्लीकेबल और नॉट, बट अगर आप बड़ी स्पीड से आ रहे हो और अगर आप एक दीवार के साथ टकराते हो और अगर आप एक साइकिल के ऊपर बड़ी स्पीड से आते हो और अगर आप एक दीवार के साथ जग के टकराते हो, तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे आप दीवार से टकराते हो, आपका जो साइकिल है वो पीछे से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो जब भी एक स्पीड चेंज होता है किसी चीज़ का, तो जो पाथ है वो हमेशा बदलेगा।
और वही जो पतला पाथ होता है उसको हम बेंडिंग ऑफ द पाथ बोलते हैं। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इट विल चेंज इट्स पाथ एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो मेन रीज़न है वो ये है कि when light moves from one medium to another, its velocity changes, and because its velocity changes, it will change its path, and this bending of light is called as refraction. तो जब हवा जो है वो एक रेयरर मीडियम है और जो आपका ग्लास है वो एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं यहाँ पर एक इंसिडेंट रे लगाती हूँ, मतलब एक रे यहाँ से आई और यहाँ पे आके नॉर्मली इसको ये वाला पाथ फॉलो करना था, है ना। इट शुड हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस इन अ स्ट्रेट लाइन, बट बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये अपना पाथ चेंज कर गई, ये अपना पाथ बेंड कर गई। ये रास्ता होना चाहिए था, अब इसका रास्ता ये हो गया और वो इस पाथ को फॉलो करती हुई यहाँ पे आके टकराई। और ये जो आपकी बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। तो एक इंटरफेस के ऊपर आके ये जो बाउंड्री है वो अपना पाथ चेंज करेगी। जैसे ही वो इस इंटरफेस पे आई, अब उसने डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना है। तो जिस पॉइंट पे इसको स्ट्राइक करेगी, पहले तो मैं वहाँ पर एक नॉर्मल बनाऊंगी और फिर ये अपना पाथ जब फॉलो करेगी तो उसका फिर से ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले ये जो एंगल था ये कम हो गया था, अब ये एंगल फिर से बढ़ गया। तो जब ज़्यादा एंगल से छोटे की तरफ जा रहा है तो मतलब इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर रे रिफ्रैक्ट हो गई है, सो जो तुम्हारा आर है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्टेड रे जब यहाँ इंटरफेस से फिर से बाहर की तरफ निकल रही है, इट इज emerging, therefore this ray is called as emergent ray and this is called as angle E, and angle E is called as angle of emergence. This is called as angle of emergence. तो एंगल I जो है, जैसे कि आपने पहले किया था कि एंगल I जो होता है वो एंगल R के बराबर होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन we have seen that angle I is not equal to angle R. So यहाँ पर angle of incidence is not equal to angle of refraction, but angle of I is equal to angle of emergence, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जितना बेंड करेगी उतना ही ऑपोजिट बेंड वो यहाँ पर करेगी। अगर यहाँ ये 60 से 30 गई है तो यहाँ 30 से ये वापस 60 पर जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, we'll just discuss in a moment. तो एंगल I जो होता है वो I इज नॉट इक्वल टू एंगल R। अब हमने करने हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक लॉ तो सेम है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और उसके बाद आपका वो है कि साइन I अपॉन साइन R इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब साइन क्या है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशो है जहाँ हर एंगल की 60 डिग्री के एंगल का साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो साइन I अपॉन साइन R इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज थीटा एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू यू इज़ कि आपकी रिफ्रेशर्स के अंदर रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिटेल्स दी गई हैं। रिफ्रैक्शन के अंदर जो आपका ग्लास स्लैब वाला है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चैप्टर है, उसके अंदर आपको जो मेन चीज़ें याद करनी है या जिन पे ध्यान देना है वो है आपका ये वाला डायग्राम। इसमें जो भी हमने यूज़ करी हैं टर्मिनोलॉजीज़, उनके ऊपर थोड़ा आपने ध्यान देना है। और उसके बाद आपने ये वाला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ज़रूर कर लेना है। और ये साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ।
दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये हमेशा एक मटेरियल के लिए होता है। अब मटेरियल मतलब जैसे ग्लास, जैसे वाटर, जैसे डायमंड, एयर, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। अब व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन? एक आम भाषा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है टू बेंड द लाइट, और हर मटेरियल लाइट को कितने रेशियो पे बेंड करेगा वो इस मटेरियल के लिए फिक्स्ड होता है। मतलब ये कि आप अगर एक रे को पानी के अंदर डाल रहे हो, चाहे आप उसको 60 डिग्री पे जाओ, अगर चाहे आप उसको 20 डिग्री पे डालो, चाहे आप उसको 90 डिग्री पे डालो, जो रे ने बेंड करना है वो कितनी बेंड करेगी वो इस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी स्पेसिफिक टू द मटेरियल, और एक मटेरियल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी के बेसिस के ऊपर कितना एंगल बेंड होगा वो डिपेंड करता है। ये वाला एंगल जितना मर्जी हो, ये एंगल उसी के प्रोपोर्शनेट आपको होगा, तभी तो हमने इसको रेशियो लिया है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर सपोज करो कि जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, सपोज करो, यानी कि 1.33 है। तो अगर लाइट 60 डिग्री से अंदर की तरफ आती है तो वो कितना बेंड करेगा वो इसके ऊपर वैल्यू, तो साइन आई अपॉन साइन आर अगर 4/3 के बराबर है और साइन आई जो है वो 60 डिग्री है, तो साइन 60 इज 4/3, तो यहाँ वैल्यू डाल के आप साइन आर को निकाल सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको बस इतना समझना है कि अगर ग्लास तो रफली 1.5 टाइम्स लाइट को बेंड करता है, तो अगर 60 है तो वो 45 बना देगा, ठीक है। अगर वो अगर वो 60 है तो वो उसको 90 तक बेंड करेगा, क्योंकि 1.5 टाइम्स ये बनता है। अगर आप 30 लोगे तो वो 45 तक बेंड करेगा, क्योंकि 1.5 टाइम्स ये बनता है। मतलब ये है कि उसने एंगल कितना बेंड करना है वो फिक्स्ड है। ये एंगल जितना मर्जी हो, बेंडिंग उसी हिसाब से होगी जितना मटेरियल की प्रॉपर्टी अलाउ कर रही है। अगर वो डबल कर देती है, मतलब एंगल को आधा करना है उसने, आधा करने का मतलब ये है कि अगर पहले 60 था तो 30 करेगी, अगर 30 था तो 15 करेगी, अगर 70 था तो उसको 35 कर देगी। मतलब ये कि अगर ये वाला एंगल 60 था तो ये वाला एंगल फिर कितना हो जाएगा 30। अगर ये एंगल आपने 45 लिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 22.5, क्योंकि ये जो मटेरियल जिसके अंदर लाइट जा रही है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो एंगल को हाफ कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, आपको वैल्यूज दी गई होती हैं, सब कुछ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड है और वो कितना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच एग्जिबिट्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल हमें ये बताता है कि लाइट कितनी बेंड करेगी उसके अंदर जाके। लाइट कितनी बेंड करेगी वो हमेशा उसकी रेशियो फिक्स्ड है। मतलब अगर किसी की रेशियो डबल है तो वो कैसे बेंड करती है, अगर किसी की रेशियो 1.33 टाइम्स है तो मतलब वो 1/3 उसको करेगी, यानी कि अगर वो 60 है तो 1/3 इसका क्या होगा 20, यानी कि वो कितना हो जाएगा 40। तो 1/3 बेंड करेगी, यानी कि 20 को वो बेंड करेगी। तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं, थोड़ा मुश्किल है, इट इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग, समझ नहीं आता है। तो मैं आपको अभी भी यही एडवाइस करूँगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन लर्न करनी है और न्यूमेरिकल्स को एक नज़र मार लेनी है, तो उससे आराम से ये हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई चीज़ कितना बेंड करेगी, ठीक है। और जो रेज वगैरह ड्रॉ करनी है, ग्लास स्लैब का रे डायग्राम लर्न कर लेना चाहिए। और ग्लास स्लैब के रे डायग्राम में एक चीज़ हम भूल गए, और वो ये है कि ये जो रे का पाथ होना चाहिए था और ये जो उसका पाथ बना, तो ये इसके पाथ से डिविएशन है, और इस डिविएशन को हम बोलते हैं लेटरल डिविएशन, विच इज़ गिवन बाय डी। दिस डिविएशन इज कॉल्ड एज द लेटरल डिविएशन विच इज़ गिवन बाय डी। लाइट अपने पाथ से कितना ज़्यादा बेंड करके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको सिर्फ यही चीज़ को लर्न करना है, साइन आई अपॉन साइन आर।
आपको वैल्यूज़, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो आपको साइन की सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी अपने आप। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, और आई और आर की वैल्यूज़ डाल के हम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, दिस डिस्प्लेसमेंट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको डी बोलते हैं। डायग्राम को लर्न करना है, डिफरेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या है, और साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि एक और फॉर्मूला है जिसको हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और वो फॉर्मूला है अगर हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला एक तो था साइन आई अपॉन साइन आर, वो ग्लास स्लैब के हिसाब से, एंगल के हिसाब से हमने करना है। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, क्योंकि मैंने बोला कि लाइट बेंड क्यों करती है, क्योंकि स्पीड चेंज करती है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। अब सपोज करो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलवेज टेकन टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं उस पर बोलती हूँ कि जो ग्लास है उसमें जो लाइट है वो आ जाती है, उसकी जो स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, आपका आंसर आ जाता है 1.5। तो ये जो नीटा है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, या लाइट गोज फ्रॉम एयर, जहाँ से जा रही है उसको ऊपर रखते हैं, जहाँ में जा रही है उसको नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया ग्लास। तो फॉर्मूले में भी एयर की जो लाइट है, स्पीड है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो वेलोसिटी इन द ग्लास है उसको हम नीचे लिखेंगे, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब सपोज करो कि तुमने वाटर की निकालनी है, तो ऊपर एयर लगाओ, और ये ऊपर एयर और नीचे बी इन द वाटर। ये है स्पीड की रेशियो में के कॉन्सेप्ट में, या वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। तो जिस मीडियम की निकालनी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो डिनोमिनेटर में होता है, और जिस मीडियम से जा रही है वो मीडियम हमेशा न्यूमरेटर में होता है। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो A to G, मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, इस तरीके से लिखते हैं। कई बार लिखा होता है 1 to 2, मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। अच्छा, कई बार ना न्यूमेरिकल आपको आता है कि जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर हमने कॉइन डाला तो वो कॉइन हमें कितना ऊपर नज़र आएगा। थोड़ी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि अगर रिफ्रैक्शन की वजह से जो कॉइन है वो स्विमिंग पूल में हमें ऊपर नज़र आता है, या डेप्थ जो स्विमिंग पूल के फर्श की होती है वो हमें, पानी इतना गहरा होता है लेकिन हमें वो ज़्यादा गहरा नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला आपने लिखना है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। एक्चुअली कितनी डेप्थ है और कितनी हमें महसूस होती है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है अगर आपको डेप्थ वाले न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो 3 फॉर्मूले हैं, एक मीटा ऑफ मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन V ऑफ द मीडियम, एक ये है, और दूसरा है मीटा इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये जब एंगल्स दिए गए हों तब, ये जब वेलोसिटीज दी गई हों तब,
और ये जब डेप्थ दिए गए हों तब। तो ये 3 या 4 न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आपने करना है। फिर एक बार क्या होता है, एक न्यूमेरिकल इस प्रकार से आता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकालना है, जहां पर कि ओके लेट्स नॉट डू दिस विल कंफ्यूज यू ऑल द मोर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप सिर्फ इतना ही करो। और उसके बाद हमने लेंस पूरे कर लिए थे, लेंस के रे डायग्राम्स भी हमने कर लिए थे, और रे डायग्राम्स के बाद हमने बता दिया था कि पावर कैसे निकाल, अच्छा अभी हमने करना है पावर कैसे निकालनी है। तो उससे पहले पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको पावर मिल जाती है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, पावर अगर फोकल लेंथ आपने सेंटीमीटर्स में लिया है तो फोकल लेंथ होगी 100/फोकल लेंथ पावर के बराबर होगी, ठीक है। और अगर आप उसको मीटर में लेते हो फोकल लेंथ को, देन उस टाइम पे पावर जो होगी दैट विल बी 1/f। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर and 1 diopter is the focal length of the mirror whose 1 diopter is the power of the mirror whose focal length is 1 meter। आपकी बुक के अंदर ये बड़ी स्पेसिफिकली दी है और पावर की डेफिनेशन आपको लर्न करना है। पावर का फॉर्मूले में सिर्फ यही करना है कि फोकल लेंथ का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, पर ध्यान ये रखना है कि लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम लेंस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है और इसका जो फोकस होता है वो इधर को होता है। तो कन्वेक्स लेंस में जो ये है ये पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर हम कनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं तो उस केस में लाइट यहाँ से जाती है और हम पीछे को फिर इसका फोकस बनाते हैं जो कि वर्चुअल होता है। तो इस केस में f इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब ये पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव and power of concave lens is negative। और अगर मैं दोनों पावर्स को इकट्ठा, दोनों लेंस को इकट्ठा बना के एक नया लेंस बनाऊं तो उसकी टोटल पावर जो होती है इनके नंबर्स को प्लस माइनस करके होती है। अब जैसे कि एक लेंस +5 है, दूसरा -3 है, तो टोटल पावर जो होगी दैट विल बी +5 - 3 विच इज +2 डायोप्टर, ठीक है। तो ये जो मतलब बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि इसमें आपने न्यूमेरिकल्स को प्लस माइनस करना, मतलब जो पावर की वैल्यूज़ हैं उनको आपने प्लस माइनस कर लेना है। और अगर आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, जो पावर होती है दैट इज इक्वल टू 100/फोकल लेंथ। तो पावर आपके पास 2 है तो 100/f करोगे तो f विल बी इक्वल टू 100/2 विच विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लेंस के पावर के न्यूमेरिकल्स बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। और लेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही करने हैं जैसे कि मिरर के करे थे। यहाँ जो फॉर्मूला लगना है दैट इज 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड दिस इज कॉल्ड एज द लेंस फॉर्मूला। और यहाँ मैग्निफिकेशन इज नॉट -v/u, इट इज सिंपली v/u। और यहाँ पर आपको फिर से साइन कन्वेंशन में बता देती हूँ, यहाँ पर ये है तो कन्वेक्स लेंस के अंदर u जो है वो नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, f आपका इधर है तो f पॉजिटिव और जो v है वो भी पॉजिटिव। और एक मैं आपको एक बड़ा ट्रिक सिखाती हूँ, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होता है, v हमेशा पॉजिटिव होता है और f भी पॉजिटिव होता है। और दूसरा कनकेव लेंस और कनकेव मिरर के अंदर u, v, f तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, उसको लर्न कर लीजिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं देख लीजिए यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं, दिस इज योर कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस। यहाँ से लाइट ऐसे ऊपर जाती है और हम इसको पीछे को खींचते हैं तो आपका u नेगेटिव, f क्योंकि हमने यहाँ बनाया तो भी नेगेटिव, और जो सेकेंड रे है वो यहाँ से पास करती है तो v भी यहाँ बनेगा, तो v भी यहाँ पर नेगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर के अंदर u, v, f तीनों नेगेटिव,
और कंकेव लेंस और कंकेव मिरर के अंदर यू हमेशा नेगेटिव वी और एफ जो है वो पॉजिटिव लेना है आपने। तो द न्यूमेरिकल्स ऑफ कन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो वेरी इजी। एक न्यूमेरिकल करके मैं बता देती हूँ सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया, और फिर मैं पावर भी निकाल के आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस पहले आप लिख लीजिए। फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और एट व्हाट डिस्टेंस शुड इट बी प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू निकालना है। ओके, लेट्स टेक दिस टू बी 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड इट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एट टू फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो V जो है मतलब हमारी इमेज हमें 10 सेंटीमीटर पे चाहिए, तो इमेज हमेशा V से रिलेटेड होती है, तो ये हमें 10 सेंटीमीटर पे चाहिए। तो हमें पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमें पता है कि जो कनकेव लेंस होता है उसके अंदर u नेगेटिव होगा, ये तो आना चाहिए। f जो होगा वो भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है। सो 1/-10 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15। तो हम इन दोनों को एक दूसरे पे ट्रांसपोज करते हैं। सो 1/-u इज इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/-10 और माइनस 1/u इज इक्वल टू 30 माइनस 2 प्लस 3। सो 1/-u इज इक्वल टू प्लस 1/30 और u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर होना चाहिए। सिंपल, आपको ये चीज़ याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाले न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको लेंसेज और मिरर्स दोनों के ही आपको जो डायग्राम्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। और कई बार ये होता है न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको डायग्राम्स भी पूछ लिए जाते हैं। एक तरफ न्यूमेरिकल दिया जाता है, आप जैसे ये न्यूमेरिकल दिया और वो ये बोलेगा कि इस न्यूमेरिकल में डाटा के हिसाब से आप एक रे डायग्राम भी बनाओ। तो रे डायग्राम अब आपको पता है कि फोकल लेंथ -15 है, यू जो है वो निकल आया आपका -30 और वी जो है वो -10। तो उसी तरीके से आपने पहले प्लेस करके डायग्राम को बना लेना है, एंड ये प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। Okay, so this is all about chapter light, and in the next lecture we will be studying the human eye. Thank you.